वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवादी माओवाद को लेकर के संसद में अपनी बात रखी, चूंकि सरकार ने एक डेडलाइन दिया था कि 31 मार्च तक इस देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, जो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। छुटपुट एक दो चीजें हैं जिसको लेकर के आज उन्होंने संसद में बयान दिया और ये बात कही कि 1970 से लेकर के 2026 तक जो नरसंहार हुआ है नक्सलवाद के कारण, उसका कांग्रेस ने समर्थन किया है। आज इस पर जो पूरी की पूरी बात है समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो माइंडसेट है ये विरासत में मिली थी कांग्रेस को, और चूंकि कांग्रेस को मिली इस विरासत जो है उसकी शुरुआत नेहरू से हुई थी और नेहरू परिवार ने ही कांग्रेस पर कब्जा जमा करके रखा, इसलिए उस विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाया गया और उसको आगे बढ़ाया गया। अब गृहमंत्री ने 1970 से आगे की बात की। मैं इसको थोड़ा और पीछे ले जाने की समझाने की कोशिश करता हूं। 1937 में जब मद्रास के गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे, तो उनके पास इस तरह की सूचना थी, क्लियर इंस्ट्रक्शन था सीआईडी का, कि बॉम्बे और मद्रास गवर्नमेंट्स को जो नक्सल कम्युनिस्ट हैं और लेफ्ट विंग कांग्रेसमैन हैं, इन पर नजर रखने के लिए। और इनमें से एक थे इनके नेता एसएस बाटलीवाला, जिनकी गतिविधियों को लेकर के उनको प्रोसिक्यूट किया गया था और उनको 6 महीने की जेल हुई थी उनकी अनलॉफुल एक्टिविटीज के कारण। लेकिन इस बात पर जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने सी राजगोपालाचारी को फोर्स किया था कि वो ये बाटलीवाला थे इनको छोड़ें, रिलीज करें, और ऐसा उनको सी राजगोपालाचारी को करना पड़ा था। अब वहां से आगे आते हैं। जब इंदिरा गांधी जो है वो ने सक्सीड करना शुरू किया धीरे धीरे, तो वो राजनीति में आई, तो एक बड़ी घटना हुई वीवी गिरी को लेकर के। वीवी गिरी जो है वो उनको राष्ट्रपति चुना गया लेफ्ट सोशलिस्ट को लेकर के दबाव में, लेफ्ट विंग के दबाव में वीवी गिरी को, चूंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के राजनीति हो रही थी, तो ये हुआ। अब जब केयर टेकर प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, तो उस दौरान तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको, मोरारजी देसाई को, उनको हटा दिया गया। हालांकि देसाई साहब ने बाद में कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। सही बात है, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, लेकिन जो लेफ्ट विंग का दबाव था ये लगातार रहा। और सरकार में चूंकि जब अल्पमत सरकार इंदिरा गांधी की थी, तो उस समय लेफ्ट विंग का दबाव था, उसके कारण बहुत सारे निर्णय प्रभावित हुए। लेकिन लेफ्ट विंग के दबाव में ही बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके अलावा जो नक्सलवादी हिंसा शुरू हुई थी, उसको लेकर के जो पॉलिसी थी वो बड़ी नरम रखी गई। ये सारी चीजें हुई। अब इसमें तो जो मित्रोखिन आर्काइव है उसमें तो सीधे तौर पर ये बताया गया कि चूंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो रशिया के दबाव में या और इस तरह के बाहरी फोर्सेस के दबाव में किया गया, और उसके फैसिलिटेटर जो थे वो पीएन हक्सर थे, ये मित्रोखिन और उसमें लिखा हुआ है। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उसी पॉलिसी को पे और बदलाव लाते हुए कोल
का नेशनलाइजेशन किया गया, कोल सेक्टर का, और जो नेशनल इंश्योरेंस है उसका नेशनलाइजेशन किया गया। तो जो इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन, कोल का नेशनलाइजेशन, लेकिन उससे ज़्यादा स्थिति जो हुई वो एजुकेशन में लेफ्ट विंग का इंटरफेरेंस, और उसने बहुत सारे बदलाव किए। वो उसने परसेप्शन में, लोगों के सोचने के तरीके में, और इस तरह के बदलाव लेकर के आएगा जो रिफ्लेक्ट होने लगे बाद में, जब जेएनयू जैसे संस्था में जहां पर इस तरह की गतिविधियां हैं जिसको आज गृह मंत्री ने मेंशन किया अपने उसमें, वहां पर इस तरह की संस्थाएं जो हैं वो लेफ्ट विंग के समर्थन में खड़ी नजर आई हैं और नक्सलवाद के समर्थन में खड़ी नजर आई। एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के आइडियोलॉजिकल मामला था, और सरकार बचाने का क्राइसिस मैनेजमेंट था, और जो भारतीय परंपरा है उससे दूर गए लोगों का एक योजनाबद्ध कार्यक्रम था, जिनको जो एंग्लिसाइज्ड लोग थे वो था, जिनको जो भारतीय परंपराओं, संस्कृति और शिक्षा उससे कोसों दूर थे। अब बात करते हैं उन चीज़ों पर जो आज गृह मंत्री ने बात कही। इंदिरा गांधी के समय में जैसा मैंने बताया कि जेएनयू और वहाँ पर जो लोग आए वो हुआ, और उसका प्रभाव शिक्षा में दिखा, उसके कारण लोग बढ़े आइडियोलॉजिकल उसमें, और वहाँ पर जो एकेडमिशियन थे वो उन्होंने उस तरह की एक सोच को इनकरेज किया, और वही सोच लंबे समय तक पूरे के पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा करके रखा। उसका नेक्स्ट स्टेप था नेशनल एडवाइजरी कमेटी जैसे संगठन का निर्माण, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर प्राइम मिनिस्टर जैसा काम करता था, वैसा स्ट्रक्चर था। अब इसकी प्रमुख जो है सोनिया गांधी थी। चूंकि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद को बनने को लेकर के विवाद हो गया था, सारे लोग उसके विरोध में थे, इसलिए उससे बचने के लिए एक तरीका निकाला गया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो सुपर प्रधानमंत्री के रूप में काम करें। अब इसमें जो बातें कही गई हैं वो कि हर्षमंदर की क्या भूमिका थी, उनका जो एनजीओ था अमन वेदिका, उसमें कैसे जो एक शीर्ष नक्सल थे उनकी पत्नी को जिम्मेदारी दी गई, जो सीधे तौर पर नक्सलियों के जो सीधे तौर पर अब बहुत सारे जो अपहरण का काम था, विशेष रूप से अर्बन एरिया में। अब इसमें एक बड़ा नाम है शबनम हाशमी का। शबनम हाशमी के पिता जो हैं, भाई जो हैं सफदर हाशमी, उनको कांग्रेसियों ने गाजियाबाद के एक साहिबाबाद इलाके में पीट कर मार डाला था। वो सहमत नाम की एक संस्था चलाते थे, और वही सहमत जो है पर कब्जा शबनम ने कर लिया, और वो कांग्रेस की गोद में बैठ गई, या कांग्रेस को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो लगातार है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले वो सहमत से अपने आप को लगी। एक और महत्वपूर्ण नाम है रामदयाल मुंडा। अब रामदयाल मुंडा के बारे में सबको मालूम है कि किस तरह से वो सरकार की जो नक्सलियों के खिलाफ वो है नीति है उसको बड़ा सख्त बनाते थे। राम पुनवानी वो इतिहास के बारे में बात करते हैं और किस तरह से वो समर्थन करते हैं लेफ्ट विंग का या बाकी और का। एनसी सक्सेना, जॉन ड्रीज, फराह नकवी, उषा रामनाथन, विनायक सेन। अब ये सारे लोग वो थे
विनायक सेन, जिनको जो बावजूद इसके कि जिनको जेल हुई थी, जो कन्विक्ट हुए थे, उनको प्लानिंग कमीशन के हेल्थ जो वो था उसका वो किया गया, ये सारी बातें वो की गई। और महेश राउत को जयराम रमेश ने उनको जेल में जाने पर पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। अब ये महेश राउत वही हैं, महेश राउत जो हैं जो 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वो बताई थी पीएम रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप। ये वही व्यक्ति हैं जिनको ये फेलोशिप मिली थी, और ये इनको नक्सलियों के साथ काम करने के लिए जो है इनको जेल जाना पड़ा था। अब इसके अलावा नंदिनी सुंदर हैं, E.A. शर्मा हैं, रामचंद्र गुहा हैं। अब इन सारे लोगों की, रामचंद्र गुहा तो नहीं लेकिन नंदिनी सुंदर, E.A. शर्मा और बाकी और लोगों की, जिन लोगों की सलवा जुदूम जो नक्सलवाद के खिलाफ एक मिलिशिया बनाया गया था ट्राइबल्स का, जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई, जो नक्सलवाद या नक्सल लोग थे या माओइस्ट लोग थे जो ज़बरदस्ती बच्चियों को उठा करके ले जाते थे, नक्सल बनाते थे, माँ बाप को डरा धमका करके ले जाते थे, उनसे मुकाबला करने के लिए एक संगठन बनाया गया था। लेकिन इस पूरे मामले को कोर्ट में और इस तरह से बताया गया कि ये इनह्यूमन है, और जब से इस पर सलवा जुदूम पर प्रतिबंध लगाया गया तब से छत्तीसगढ़ में किलिंग्स बढ़ी, उसमें हुआ, और उसका नुकसान कांग्रेस के अपने नेताओं को झेलना पड़ा। विद्याचरण शुक्ला की उसी में मौत हुई, कर्मा की मौत हुई, इस तरह से अनगिनत नाम हैं जिनकी हुई। अब ये सारे के सारे जिन लोगों का नाम है, ये सारे के सारे जो भारत जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, उस पूरे नेशन के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज करते लगते हैं, जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है। इसलिए कि पार्टीशन के इंडिपेंडेंस से पहले लेफ्ट विंग जो है, जो इनका वो चाहता था कि भारत के 25-26 के आसपास संविधान बने। अब ये है, ये दोनों तरफ से मतलब शहर में रह करके, यूनिवर्सिटी में रह के, इनका इन्फिल्ट्रेशन हर जगह पर है। जो अर्बन नक्सल्स हैं, वो जो बंदूक वाले नक्सल्स हैं, इनको बैठ के शहरों में इनके लिए कवर फायर देते हैं, इनको डिफेंड करते हैं। तो ये डॉक्टर मिल जाएंगे, ये वकील हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं, ये एकेडमिशियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये एंटी डेवलपमेंट लोग हैं, और ये पूरे देश में जंगल वो रहना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हिंसा के समर्थक हैं, और ये सारे लोगों को कांग्रेस का समर्थन है। तो ये जो महेश राउत साहब थे, ये बेनिफिशियरी थे उस स्कीम के, और वो नक्सलवादी थे। चिदम्बरम को कोट किया। चिदम्बरम लगातार नक्सलियों को लेकर के गृह मंत्री के तौर पर किस तरह समर्थन करते थे कि हम आपको आपकी हथियारबंद लड़ाई है, तो हम आपको हथियार डालने के लिए कैसे कह सकते हैं। संविधान के हिसाब से, जब संविधान है, संविधान के दायरे में रह करके किसी को न्याय क्यों नहीं मिल सकता और कैसे नहीं मिल सकता है, किसी को सरकार के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाने की जरूरत क्यों है, और फिर ये जो कानून बनाए गए हैं सारे के सारे वो क्यों हैं, ये फोर्सेस क्यों बनाई गई हैं, इनसे निपटने के लिए। इसलिए कि ये जो इसके लिए जो चाहे बाहर की फोर्सेस हों चाहे अंदर की फोर्सेस हों, ये इनको डिस्टेबलाइज करने के लिए, देश को डिस्टेबलाइज रखने के लिए लगातार प्रेरित करती रही। अब ये एनएससी का हो गया, सोनिया गांधी की स्थिति। अब राहुल गांधी जो फिलॉसफी और इस तरह की बात करते हैं, उनको समझते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो नक्सल फोर्सेस थे, उनके नक्सल फ्रंटलाइन संगठन के लोग थे। 2010 में उड़ीसा में उन्होंने लॉर्ड सिकुका के साथ मंच साझा किया था, गुमांडी विट्ठल राव के साथ हैदराबाद में वो आए थे, और कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस
के साथ 2025 में मंच साझा किया था। अब जो मैं बात कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ में जो घुसे हुए हैं, जो एकेडमिशियन हैं, जो कवर फायर देते हैं, उन्हीं के प्रभाव का नतीजा है कि जब हिडमा को मारा गया तो हिडमा को मारे जाने के बाद स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट किया, और वो भी प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया कि वो हिडमा के प्रोटेस्ट में, वो इन्वायरमेंट के नाम पर प्रोटेस्ट करने आए थे कि दिल्ली में पोल्यूशन है, और पोल्यूशन के नाम पर प्रोटेस्ट करने आए और वहाँ पर नारा लगाया गया कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। अब वो अरेस्ट हुए, लेकिन जो ये वीडियो था, इसको ट्विटर पर राहुल गांधी ने शेयर किया, रीट्वीट किया। मतलब ये कि ये जो नक्सलवाद है उसके समर्थन में राहुल गांधी पूरी तरह से उनके समर्थन में नजर आए। अब राहुल गांधी भी जिस तरह की बात करते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है और अमेरिका और ब्रिटेन को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट का एक बड़ा धड़ा है, जो बाहर जाते हैं, जिसको आईएसआई का समर्थन, मतलब वो आईएसआई के साथ कोल्यूजन में काम करते हैं, ये सारे लोग के साथ गांधी परिवार क्यों सिंपैथी रखता है, इस सारी चीज़ों को गृह मंत्री ने आज बहुत विस्तार से अपने उसमें साझा किया। अब जो मैं बात कह रहा था कि ये जो पूरा का पूरा इतिहास है कांग्रेस का, चाहे 1937 का नेहरू का निर्णय हो, चाहे 2025 का राहुल गांधी का कितने हिडमा मारे जाओगे शेयर करना, ये एक योजना का हिस्सा है। उस योजना में सीधे तौर पर यह है कि अगर वो पावर से बाहर हैं तो वो देश को डिस्टेबलाइज करेंगे और पावर में आएंगे किसी भी तरह से, चाहे वो डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस के मदद से हो, चाहे वो मुस्लिम लीग के मदद से हो, जो भी तरीका है, और वो नज़र आता है स्पष्ट तौर पर। और आज बहुत साफ तरीके से नाम ले करके जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा है, वो जनता के सामने जरूर जाएगा और लोगों को समझ में आएगा कि क्या है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भारत में करना चाह रहा है, जो लगभग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।